नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में जीव विज्ञान के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे मानव शरीर के तंत्र का। चलिए शुरू करते हैं। मानव शरीर के तंत्र, सबसे पहले पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं से गुजरती है। अंतर्ग्रहण इंजेशन, पाचन डाइजेशन, अवशोषण एब्जॉर्प्शन, स्वांगीकरण एसिमिलेशन, मल परित्राग डिफेकेशन। अंतर्ग्रहण इंजेशन, भोजन को मुख में लेना अंतर्ग्रहण कहलाता है। पाचन डाइजेशन, मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है और यह छोटी आंत तक जारी रहता है। मुख में स्थित लार ग्रंथियों से निकलने वाला एंजाइम टाइलिन भोजन में उपस्थित मंड को माल्टोज शर्करा में अपघटित कर देता है। फिर माल्टेज नामक एंजाइम माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। लाइसोजाइम नामक एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। इसके अतिरिक्त लार में उपस्थित शेष पदार्थ बफर कार्य करते हैं। इसके बाद भोजन आमाशय में पहुंचता है। आमाशय यानी कि स्टमक में पाचन। आमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक रहता है। भोजन के आमाशय में पहुंचने पर पाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस गैस्ट्रिक जूस निकलता है। ये हल्के पीले रंग का अम्लीय द्रव होता है। आमाशय के ऑक्सेंटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है जिससे लार की टाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। आमाशय में निकलने वाले जठर रस में एंजाइम होते हैं पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन प्रोटीन को खंडित कर सरल पदार्थों पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है और रेनिन दूध की घुली हुई प्रोटीन कैसिनोजिन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैरा कैसिनेट के रूप में बदल देता है। यह पूछा जाता है कि दूध में कौन सी घुली हुई प्रोटीन होती है, वो होती है कैसिनोजिन। पक्वाशय यानी कि ड्यूोडेनम में पाचन। भोजन में पक्वाशय में पहुंचते ही सर्वप्रथम इसमें यकृत यानी कि लीवर से निकलने वाला पित्तरस बाइल डक्ट आकर मिलता है। पित्तरस क्षारीय होता है। यह भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है। यहाँ अग्नाशय से अग्नाशय रस आकर भोजन में मिलता है। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। पहला होता है ट्रिप्सिन। यह प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है एमाइलेज। यह मांड स्टार्च को घुलनशील शर्करा शुगर में परिवर्तित करता है। लाइपेज, यह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में परिवर्तित करता है। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में पाचन। यहाँ भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होती है एवं पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। छोटी आंत की दीवारों से आंतरिक रस निकलता है। इसमें निम्न एंजाइम होते हैं। इरेप्सिन, शेष प्रोटीन एवं पेप्टोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। माल्टेज, यह माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। सुक्रेज, सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में परिवर्तित करता है। ये क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं कि इरेप्सिन क्या करता है, माल्टेज क्या करता है। लैक्टेज, यह लैक्टोज को ग्लूकोज एवं लैक्टोज में परिवर्तित करता है। लाइपेज, यह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड्स में परिवर्तित करता है। आंतरिक रस क्षारीय होता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 2 लीटर आंतरिक रस स्रावित होता है, यानी कि 2 लीटर का सिक्रेशन होता है। मनुष्य या किसी भी कशेरुकी जंतु की आहार नाल एक लंबी कुंडलित नलिका होती है जो मुख से शुरू होती है और गुदा यानी कि एनस में समाप्त हो जाती है। मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है। मुख गुहा में जीभ, दांत एवं 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। जीभ टंग, मुख गुहा के फर्श पर स्थित एक मोटी एवं मांसल रचना होती है। जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर पेपिलेई होते हैं जिन्हें स्वाद कलियां यानी कि टेस्ट बर्ड्स कहते हैं। इन्हीं स्वाद कलियों द्वारा मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों जैसे मीठा, कड़वा, खट्टा आदि का ज्ञान होता है। जीभ के अग्रभाग से मीठे स्वाद का, पश्च भाग यानी कि पीछे के भाग से कड़वे स्वाद का तथा बगल के भाग से खट्टे स्वाद का आभास होता है। जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करता है। दांत टूथ, मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले दोनों जबड़ों में दांतों की एक एक पंक्ति पाई जाती है। मनुष्य के दांत गर्तदंती, थैकोडेंट, द्विवारदंती, डाइफायोडेंट तथा विषयदंती, हेटेरोडोंट प्रकार के होते हैं। मनुष्य के एक जबड़े में 16 दांत तथा कुल 32 दांत होते हैं, यानी ऊपर 16 और नीचे 16।
जबड़े के प्रत्येक ओर 2 कृंतक इंसिसर्स, 1 रद्नक कैनाइन, 2 अग्र चवर्णक प्रीमोलर्स तथा 3 चवर्णक मोलर्स दांत पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जबड़े के एक तरफ ये इतने 8 दांत होते हैं, दूसरी तरफ 8 दांत होते हैं इस प्रकार से, और फिर नीचे आपके हो गए तो यहाँ 16 हुए और यहाँ 16 हुए, तो इस प्रकार से 32 दांत आपके होते हैं। मनुष्य के दांत 2 बार निकलते हैं। पहले शैशव अवस्था में 20 दांत निकलते हैं जिन्हें दूध के दांत या मिल्की टूथ कहते हैं, और वयस्क अवस्था में 32 दांत होते हैं। मनुष्य का दंत सूत्र, ठीक है, जैसे कि अभी हमने समझा था, जबड़े के प्रत्येक ओर 8 दांत होते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक ओर की अगर हम बात करेंगे तो 2 कृंतक हुए यानी कि इंसिजर्स, तो ये ऊपर और नीचे के जबड़े की बात चल रही है, तो यहाँ पर आपके 2 इंसिजर्स हुए। फिर 1 रद्नक कैनाइन होता है, उसके बाद 2 अग्र चवर्णक प्री मोलर्स हो गए और 3 चवर्णक यानी कि मोलर्स हो गए। तो ये एक साइड की बात हुई, यही इतने ही 8 आप, तो ये 8 हो गए, 8 × 2 क्योंकि इस साइड भी होंगे। उसी तरीके से आपके ये नीचे होते हैं, तो इस तरीके से 16 32 दांत होते हैं। दांत के ऊपरी हिस्से या शिखर में इनेमल का चमकीला स्तर पाया जाता है जो दांत को सुरक्षा प्रदान करती है। इनेमल मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। लार ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड्स। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहली जोड़ी लार ग्रंथि जिह्वा के दोनों ओर एक ही संख्या में उपस्थित होती है जो सबलिंगुअल ग्लैंड्स के नाम से जानी जाती है। दूसरी जोड़ी लार ग्रंथियां निचले जबड़े के मध्य में मैग्जिल अस्थि के दोनों ओर एक की संख्या में उपस्थित होती हैं। इसको सब मैग्जिलरी ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। तीसरी जोड़ी लार ग्रंथियां दोनों कानों के नीचे एक की संख्या में उपस्थित होती है जो पैरोटिड ग्लैंड्स के नाम से जानी जाती है। मनुष्य के लार यानी कि सलाइवा में लगभग 99% यानी 99% जल तथा शेष 1% एंजाइम होता है। लार में मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन एवं लाइसोजाइम। अवशोषण, अब्जॉर्प्शन। पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना अवशोषण कहलाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की रचना उधर विल्ली के द्वारा होता है। स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण कहलाता है। मल परित्याग, डिफॉर्केशन। अपच भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है जहां जीवाणु इसे मल में बदल देते हैं जिसे गुदा यानी कि एनस द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। पाचन कार्य में भाग लेने वाले प्रमुख अंग। यकृत, लिवर। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका वजन लगभग 1.5 से 2 किलो होता है। यकृत द्वारा ही पित्त स्रावित होता है। यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। यकृत प्रोटीन के उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है और प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत यकृत रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है और संचित पोषक तत्वों के रूप में यकृत कोशिका हेपेटिक सेल में संचित कर लेता है। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर यकृत संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है। भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में परिवर्तित कर देता है। फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से ही होता है जो रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है जो शरीर के अंदर रक्त के जमने से रोकता है। मृत आरबीसी को नष्ट यकृत के द्वारा ही किया जाता है। यकृत थोड़ी मात्रा में लोहा, आयरन, तांबा, कॉपर और विटामिन को संचित करके रखता है। शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करता है। भोजन में जहर पॉइजन देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच में यकृत एक महत्वपूर्ण सुराग होता है। पित्ताशय, गॉल ब्लैडर। पित्ताशय नाशपाती के आकार की एक थैली होती है जिसमें यकृत से निकलने वाला पित्त जमा रहता है। पित्ताशय से पित्त पक्वाशय में पित्त नलिका के माध्यम से आता है। पित्त का पक्वाशय में गिरना प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन द्वारा होता है। पित्त यानी कि बाइल पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है जिसका pH मान 7.7 होता है। पित्त में जल की मात्रा 85% एवं पित्त वर्णक बाइल पिगमेंट की मात्रा 12% होती है।
पित्त यानी कि बाइल का मुख्य कार्य निम्न है। यह भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है, जिससे अग्न्याशयी रस क्रिया कर सके, भोजन में आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। यह वसाओं का इमल्सीकरण, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। यह आंत की क्रमाकुंचन गतियों को बढ़ाता है, जिससे भोजन में पाचक रस भली भांति मिल जाते हैं। यह विटामिन के एवं वसाओं में घुले अन्य विटामिनों के अवशोषण में सहायक होता है। पित्तवाहिनी में अवरोध हो जाने पर यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलरूबिन लेना बंद कर देती हैं। फलस्वरूप बिलरूबिन संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। इसे ही पीलिया कहते हैं। अग्न्याशय यानी कि पैंक्रियाज, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी अभी बताई थी, जिसे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यह एक साथ अंतःस्रावी नलिकाहीन एंडोक्राइन और बहिस्रावी नलिका युक्त एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की ग्रंथि है। इससे अग्न्याशयी रस निकलता है, जिसमें 9.8% जल तथा शेष भाग में लवण एवं एंजाइम होते हैं। यह क्षारीय द्रव होता है, जिसका पीएच मान 7.5 से 8.3 होता है। इसमें तीनों प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ यथा कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं। इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। कई बार ये पूछा गया है। लैंगरहैंस की द्वीपिका, आइलैट्स ऑफ लैंगरहैंस, यह अग्न्याशय का ही एक भाग है। इसकी खोज लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने की थी। इसके बीटा कोशिका यानी कि बीटा सेल्स से इंसुलिन, अल्फा कोशिका यानी अल्फा सेल से ग्लूकॉन या ग्लूकागॉन एवं गामा कोशिका यानी कि गामा सेल से सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन निकलता है, इंसुलिन। यह अग्न्याशय के एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। इसकी खोज फ्रेडरिक बेंटिंग ने एवं चार्ल्स बेस्ट ने सन 1921 में की थी। 1922 में पहली बार लियोनार्ड थॉम्सन को कनाडा में इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था। यह ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इंसुलिन के अल्प श्रवण से मधुमेह डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है। इंसुलिन के अतिश्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है, जिसमें जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। ग्लूकॉन, यह ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। सोमैटोस्टैटिन, यह पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है जो भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है। पाचन का सारांश, ग्रंथिरस, एंजाइम, भोज्य पदार्थ प्रतिक्रिया के बाद क्या बनता है ये। तो लार की बात करेंगे। इसमें एंजाइम होता है टाइलिन, भोज्य पदार्थ मंड और प्रतिक्रिया के बाद बनता है माल्टोज। ठीक है। और लार में ही एंजाइम होता है माल्टेज, भोज्य पदार्थ माल्टोज, फिर बनता है ग्लूकोज। जठर रस में पेप्सिन और रेनिन होते हैं। पेप्सिन से प्रोटीन, रेनिन कैसीन, पेप्टोन्स और फिर प्रतिक्रिया के बाद कैल्शियम पैराकैसिनेट। अग्न्याशय रस में एंजाइम है ट्रिप्सिन, भोज्य पदार्थ प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड्स, प्रतिक्रिया के बाद फिर एमाइलेज, मंड, शर्करा। लाइपेज एंजाइम, भोज्य पदार्थ वसा अम्ल व ग्लिसरॉल। आंतरी रस में इरेप्सिन से प्रोटीन, भोज्य पदार्थ और प्रतिक्रिया के बाद अमीनो अम्ल। माल्टेज, माल्टोज, प्रतिक्रिया के बाद ग्लूकोज। सुक्रेज, सुक्रोज, भोज्य पदार्थ और प्रतिक्रिया के बाद ग्लूकोज व फ्रक्टोज। लैक्टेज, लैक्टोज, ग्लूकोज व ग्लैक्टोज। लाइपेज, वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल। मानव शरीर में पुच्छ बृहदांत्र में संलग्न होता है। परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। रक्त परिसंचरण की खोज सन 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने की थी। इसके अंतर्गत निम्न 4 भाग हैं: हृदय हार्ट, धमनियां आर्टरीज, शिराएं वेन्स और रुधिर ब्लड। हृदय हार्ट, यह हृदय आवरण पेरिकार्डियम नामक थैली में सुरक्षित रहता है। इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। यह शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों यानी कि चैम्बर का बना होता है। अगले भाग में एक दायां आलिंद राइट ऑरिकल एवं बायां आलिंद लेफ्ट ऑरिकल व हृदय के पिछले भाग में एक दायां निलय राइट वेंट्रिकल तथा एक बायां निलय लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। दाएं आलिंद राइट ऑरिकल एवं दाएं निलय राइट वेंट्रिकल के बीच त्रिवलनी कपाट ट्रिकस्पिड वॉल्व होता है। बाएं आलिंद लेफ्ट ऑरिकल एवं बाएं निलय लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच द्विवलनी कपाट यानी कि बाइस्क्यूपिड वॉल्व होता है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को शिरा यानी कि वेन कहते हैं।
शिरा में अशुद्ध रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है। इसका अपवाद है पल्मोनरी शिरा, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी शिरा फेफड़ा से बाएं आलिंद में रक्त को पहुंचाता है और इसमें शुद्ध रक्त होता है, जबकि वेन्स में अशुद्ध रक्त बहता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को धमनी कहते हैं, यानी कि आर्टरी। धमनी में शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। इसका अपवाद है पल्मोनरी धमनी। ठीक है, तो ध्यान रखना है, पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त होगा और पल्मोनरी शिरा जो होगी उसमें शुद्ध रक्त होगा। बस ये अपवाद है, अदरवाइज धमनी में शुद्ध रक्त होता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त। पल्मोनरी धमनी दाहिने निलय से फेफड़ा में रक्त पहुंचाता है, इसलिए इसमें अशुद्ध रक्त होता है। हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त और बाएं भाग में शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त रहता है। हृदय की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली वाहिनी को कोरोनरी धमनी, कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। इसी में किसी प्रकार की रुकावट होने पर हृदयाघात यानी कि हार्ट अटैक होता है। हृदय में रुधिर का मार्ग, पाथ ऑफ ब्लड इन द हार्ट, कैसे जाता है? बायां आलिंद से बाएं निलय, फिर दैहिक महाधमनी में, विभिन्न धमनियों में, फिर छोटी धमनी यानी कि आर्टेरियोल, फिर धमनी कोशिकाएं, उसके बाद अंगों में, अग्र एवं पश्च महाशिरा, उसके बाद दाहिना आलिंद, दाहिना निलय, पल्मोनरी धमनी, फेफड़ा, पल्मोनरी शिरा, बायां आलिंद, फिर ऑक्सीजन युक्त जिसमें रुधिर होता है। हृदय के संकुचन यानी कि सिस्टोल व शिथिलन डायस्टोल को सम्मिलित रूप से हृदय की धड़कन हार्ट बीट कहते हैं। सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार, भ्रूण अवस्था में 150 बार धड़कता है तथा एक धड़कन में लगभग 70 मिली रक्त पंप करता है। साइनो ऑरिकुलर नोड सैन दाहिने आलिंद की दीवार में स्थित तंत्रिका कोशिकाओं का समूह है, जिससे हृदय धड़कन की तरंग प्रारंभ होती है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120/80 mmHg होता है, यानी ऊपर जो कहते हैं उसका 120 और नीचे का 80। ऊपर और नीचे से मतलब क्या है, 120 हो गया आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक हो गया 80। रक्तदाब मापने वाले यंत्र का नाम स्फिग्नोमैनोमीटर होता है और बहुत बार ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। थायरॉक्सिन एवं एड्रीनेलिन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन हैं। रुधिर में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर के पीएच को कम करके हृदय की गति को बढ़ाता है, अर्थात अम्लीयता हृदय की गति को बढ़ाती है एवं क्षारीयता हृदय की गति को कम करती है। लसिका परिसंचरण तंत्र, लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, विभिन्न ऊतकों तथा कोशिकाओं के बीच स्थित अंतराकोशिकीय अवकाशों में पाए जाने वाले हल्के पीले द्रव को लसिका कहते हैं। लसिका एक प्रकार का द्रव है जिसकी रचना लगभग रक्त प्लाज्मा जैसी होती है। इसमें पौष्टिक पदार्थ, ऑक्सीजन तथा कई अन्य पदार्थ मौजूद रहते हैं। लसिका में पाई जाने वाली कणिकाएं लिम्फोसाइट्स कहलाती हैं। ये वास्तव में श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं। लसिका ऊतक से हृदय की ओर केवल एक ही दिशा में बहता है। लसिका के कार्य, लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट्स हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके रोगों की रोकथाम में सहायक होता है। लसिका लिम्फोसाइट्स का निर्माण करती है। लसिका के नोड, जिन्हें लिम्फ नोड कहते हैं, मनुष्य के शरीर में छन्ने का कार्य करते हैं। धूल के कण, जीवाणु, कैंसर कोशिकाएं इत्यादि लिम्फ नोड में फंस जाते हैं। लसिका घाव भरने में सहायता करती है। लसिका ऊतकों से शिराओं में विभिन्न वस्तुओं का परिसंचरण करती है। उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन एक्सक्रीशन, जीवों के शरीर से उपापचयी प्रक्रमों से में बने विषैले अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन को उत्सर्जन कहते हैं। साधारण उत्सर्जन का तात्पर्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल आदि के निष्कासन से होता है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्न हैं: वृक्क किडनीज, त्वचा स्किन, यकृत लिवर, फेफड़ा लंग्स। वृक्क किडनीज, मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ा वृक्क है। इसका वजन 140 ग्राम होता है। इसके 2 भाग होते हैं, बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। प्रत्येक वृक्क लगभग 1,30,00,000 वृक्क नलिकाओं से मिलकर बना है, जिन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं। नेफ्रॉन ही वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक छोटी सी प्याली नुमा रचना होती है, उसे बोमेन संपुट कहते हैं। बोमेन संपुट में पतली रुधिर कोशिकाओं का कोशिका गुच्छ ग्लोमेरुलस पाया जाता है, जो 2 प्रकार की धमनिकाओं से बनता है: चौड़ी अभिवाही धमनिका एफेरेंट आर्टेरियोल
जो रुधिर कोश को कोशिका गुच्छ में पहुंचाती है। पतली अपवाही धमनिका एफेरेंट आर्टेरियोल, जिसके द्वारा रक्त कोशिका गुच्छ से वापस ले जाया जाता है। ग्लोमेरुलस की कोशिकाओं से द्रव के चलकर बोमेन संपुट की गुहा में पहुंचने की प्रक्रिया को परानिस्पंदन या अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं। विभिन्न जंतु एवं उनमें उत्सर्जन। जंतु और उत्सर्जन। एक कोशिकीय जंतु में विसरण द्वारा, पोरीफेरा संघ के जंतु विशिष्ट नलिका तंत्र द्वारा, सीलेंट्रेट्स सीधे कोशिकाओं द्वारा, चपटे कृमि में ज्वाला कोशिकाओं द्वारा, एनिलिडा संघ के जंतु में वृक्क नेफ्रीडिया द्वारा, आर्थ्रोपोड्स में मेलिपीथियन नलिकाओं द्वारा, मोलस्का में मूत्रंग द्वारा और कशेरुकियों में मुख्यतया वृक्क द्वारा। वृक्कों का प्रमुख कार्य रक्त के प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाना है, अर्थात इसमें से अनावश्यक और अनुपयोगी पदार्थों को जल की कुछ मात्रा के साथ मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकालना है। वृक्कों की रुधिर की आपूर्ति अन्य अंगों की तुलना में बहुत अधिक होती है। वृक्क में प्रति मिनट औसतन 125 मिलीलीटर अर्थात दिन भर में 180 लीटर रक्त निस्पंद यानी कि फिल्ट्रेट होता है। इसमें से 1.45 लीटर मूत्र रोजाना बनता है, बाकी निस्पंद वापस रक्त में अवशोषित हो जाता है। सामान्य मूत्र में 95% जल, 2% लवण, 2.7% यूरिया एवं 0.3% यूरिक अम्ल होता है यानी कि यूरिक एसिड। मूत्र का रंग हल्का पीला उसमें उपस्थित वर्णक यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। मूत्र अम्लीय होता है जिसका पीएच मान 6 होता है। अच्छा, ये आपको पता ही होगा कि पीएच वैल्यू जिसकी 7 से कम होगी वो अम्लीय होगा और 7 से ज़्यादा होगी वो क्षारीय होता है। वृक्क के द्वारा नाइट्रोजनी पदार्थों के अलावे पेनिसिलिन और कुछ मसालों का भी उत्सर्जन होता है। वृक्क में बनने वाला पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है। त्वचा स्किन। त्वचा में पाई जाने वाली तैलीय ग्रंथियां एवं श्वेत ग्रंथियां क्रमशः सीबम एवं पसीने का स्रवण करती हैं। यकृत लिवर। यकृत कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल तथा रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन में मुख्य भूमिका निभाता है। फेफड़े लंग्स। फेफड़ा 2 प्रकार के गैसीय पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का उत्सर्जन करता है। कुछ पदार्थ जैसे लहसुन गार्लिक, प्याज अनियन और कुछ मसाले जिसमें वाष्पशील घटक होते हैं का उत्सर्जन फेफड़ों के द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम। इसके अंतर्गत सारे शरीर में महीन धागे के समान तंत्रिकाएं फैली रहती हैं। ये वातावरणीय परिवर्तनों की सूचनाएं संवेदी अंगों से प्राप्त करके विद्युत आवेगों इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस के रूप में इनका द्रुत गति से प्रसारण करती हैं और शरीर के विभिन्न भागों के बीच कार्यात्मक समन्वय स्थापित करती हैं। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र 3 भागों में विभक्त होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, स्वायत्त या स्वाधीन तंत्रिका तंत्र ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर व स्वयं तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। मनुष्य का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 भागों से मिलकर बना होता है। पहला है मस्तिष्क यानी कि ब्रेन और दूसरा है मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। चलिए अब देख लेते हैं मस्तिष्क यानी कि ब्रेन। 3 भाग होते हैं इसके। अग्र मस्तिष्क, प्रोसेंसेफेलोन, मध्य मस्तिष्क मेसेंसेफेलोन और पश्च मस्तिष्क ब्रोबेंसेफेलोन। ठीक है, तो अग्र मस्तिष्क की बात करेंगे तो 2 भागों में बांटेंगे। फिर हम इसे सेरिब्रम और डाईएंसेफेलोन। फिर डाईएंसेफेलोन को हम 2 भागों में बांटेंगे, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क की बात करेंगे तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और दूसरा भाग है सेरिब्रल पेंडिकल। पश्च मस्तिष्क की बात करेंगे तो सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लांगेटा। ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ का प्रयोग मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है। मस्तिष्क यानी कि ब्रेन। मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों के खोल क्रेनियन में बंद रहता है जो इसे बाहरी आघातों से बचाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। सेरिब्रम के कार्य। यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियों, ज्ञान, वाणी एवं चिंतन का केंद्र है। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का इसमें विश्लेषण एवं समन्वय होता है। थैलेमस का कार्य। यह दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने का कार्य करता है। हाइपोथैलेमस का कार्य। यह संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करता है।
पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स इससे स्रावित होते हैं। यह भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि के केंद्र होते हैं। रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा, खुशी आदि इसी के नियंत्रण में हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि आपके जो भी फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो किसके नियंत्रण में होते हैं, तो हाइपोथैलेमस के। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के कार्य, यह दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण का केंद्र है। सेरिब्रल पेंडिकल के कार्य, इसे क्रूरा सेरिब्री भी कहते हैं। यह मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरु रज्जु से जोड़ता है। सेरिबेलम के कार्य, यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। यह आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदनाएं ग्रहण करता है। मेड्यूला ऑब्लांगेटा, यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। इसका मुख्य कार्य उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल के क्रमाकुंचन, ग्रंथि स्राव, हृदय की धड़कनों तथा श्वसन का नियंत्रण करना है। उल्टी का नियमन केंद्र मेड्यूला ऑब्लांगेटा ही है। मेरु रज्जु स्पाइनल कॉर्ड, मेड्यूला ऑब्लांगेटा का पिछला भाग ही मेरु रज्जु बनाता है। इसका मुख्य कार्य है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करना, अर्थात प्रतिवर्ती क्रिया के केंद्र का कार्य। मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करना। प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शंस का पता सर्वप्रथम मार्शल हॉल नामक वैज्ञानिक ने लगाया था। परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क एवं मेरु रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है। इन्हें क्रमशः कपाल यानी कि क्रेनियल एवं मेरु रज्जु स्पाइनल तंत्रिकाएं कहते हैं। मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी मेरु रज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। न्यूरॉन, तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। नॉर एड्रेनलिन नामक रासायनिक द्रव्य न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ है। स्वायत्तता तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कुछ मस्तिष्क एवं कुछ मेरु रज्जु तंत्रिकाओं का बना होता है। यह शरीर के सभी आंतरिक अंगों व रक्तवाहिनियों को तंत्रिकाओं की आपूर्ति करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की अवधारणा को सबसे पहले लैंगली ने 1921 में प्रस्तुत किया। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के कार्य, यह त्वचा में उपस्थित रुधिर वाहिनियों को संकीर्ण करता है। इसकी क्रिया को से बाल खड़े हो जाते हैं। यह लार ग्रंथियों के स्राव को कम करता है। यह हृदय स्पंदन को तेज करता है। स्वेद ग्रंथियों के स्राव को प्रारंभ करता है। यह आंख की पुतली को फैलाता है। यह मूत्राशय की पेशियों का विमोचन करता है। यह आंत्र में क्रमाकुंचन गति को कम करता है। इसके द्वारा श्वसन दर तीव्र हो जाती है। यह रक्तदाब को बढ़ाता है। रुधिर में शर्करा के स्तर को बढ़ाता है यानी कि शुगर लेवल को। यह रुधिर में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या में वृद्धि करता है। रक्त के थक्के को बनाने में मदद करता है। इसके सामूहिक प्रभाव से भय, पीड़ा तथा क्रोध पर प्रभाव पड़ता है। परानुकंपी तंत्र के कार्य, इस तंत्र का कार्य सामान्यतया अनुकंपी तंत्र के कार्य के विपरीत है। यह रुधिर वाहिनियों की गुहा को चौड़ा करता है किंतु कोरोनरी रुधिर वाहिनियों को छोड़कर। यह लार के स्राव में तथा अन्य पाचक रसों में वृद्धि करता है। यह नेत्र की पुतली का संकुचन करता है। यह मूत्राशय की अन्य पेशियों में संकुचन उत्पन्न करता है। यह आंतरीय भित्ति में संकुचन एवं गति उत्पन्न करता है। इस तंत्रिका तंत्र का प्रभाव सामूहिक रूप से आराम और सुख की स्थितियां उत्पन्न करता है। कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम, मनुष्य का कंकाल तंत्र 2 भागों का बना होता है, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल एक्सियल स्केलेटन, शरीर का मुख्य अक्ष बनाने वाले कंकाल को अक्षीय कंकाल कहते हैं। इसके अंतर्गत खोपड़ी, कशेरुकदंड तथा छाती की अस्थियां आती हैं। खोपड़ी स्कल, मनुष्य के सिर हेड के अंतः कंकाल के भाग को खोपड़ी कहते हैं। इसमें 29 अस्थियां होती हैं। इसमें से 8 अस्थियां संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखती हैं। इन अस्थियों से बनी रचना को कपाल क्रेनियम कहते हैं। कपालों की सभी अस्थियां सीवनों स्यूचर्स के द्वारा दृढ़ता पूर्वक जुड़ी रहती हैं। इनके अतिरिक्त 14 अस्थियां चेहरे को बनाती हैं। 6 अस्थियां कान, हायड नामक एक और अस्थि खोपड़ी में होती है। कशेरुक दंड वर्टिब्रल कॉलम, मनुष्य का कशेरुक दंड 33 कशेरुकों से मिलकर बना है। सभी कशेरुक उपास्थि गद्दियों के द्वारा जुड़े रहते हैं। इन गद्दियों से कशेरुक दंड लचीला रहता है। इसका पहला कशेरुक जो कि एटलस कशेरुक कहलाता है, खोपड़ी को साधे रहता है। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206। बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या
देखिए, जन्म के समय जब शिशुओं में कुल हड्डियाँ होती हैं तो वो 300 के करीब होती हैं, और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो वो हड्डियाँ जुड़ती जाती हैं और वो 206 हो जाती हैं। सिर की कुल हड्डियाँ 29, कपाल 8, फेशियल 14, कर्ण में 6, रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या प्रारंभ में होती है 33, फिर रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या विकसित होने पर होती है 26, पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या 24, कशेरुक दंड के भाग, गर्दन सर्वाइकल रीजन 7 कशेरुक, वक्ष थोरैसिक रीजन 12 कशेरुक, कटी लंबर रीजन 5 कशेरुक, त्रिक सैक्रल रीजन 5 कशेरुक और पुच्छ कॉर्डल रीजन 4 कशेरुक। योग हो गया 33। कशेरुक दंड के कार्य: सिर को सादे रहता है, गर्दन तथा धड़ को आधार प्रदान करता है, मनुष्य को खड़े होकर चलने, खड़े होने आदि में मदद करता है। यह गर्दन व धड़ को लचक प्रदान करते हैं, जिससे मनुष्य किसी भी दिशा में अपनी गर्दन और धड़ को मोड़ने में सफल होता है। यह मेरु रज्जु को सुरक्षा प्रदान करता है। उपांगीय कंकाल अपेंडिकुलर स्केलेटन, इसके निम्न भाग हैं: पाद अस्थियां, दोनों हाथ पैर मिलाकर 118 अस्थियां होती हैं। मेखलाएं, मनुष्य में अग्रपाद तथा पश्चपाद को अक्षीय कंकाल पर साधने के लिए 2 चाप पाए जाते हैं, जिन्हें मेखलाएं या गर्डल्स कहते हैं। अग्रपाद की मेखला को अंश मेखला तथा पश्चपाद की मेखला को श्रेणी मेखला यानी पेल्विक गर्डल कहते हैं। अंश मेखला से अग्रपाद की अस्थि यूमरस एवं श्रेणी मेखला से पश्चपाद की हड्डी फीमर जुड़ी होती है। कुछ विशेष स्थानों की अस्थियों के नाम एवं संख्या। स्थान और अस्थियों के नाम: कर्ण अस्थियां मेलियस इनकस स्टेप्स 2-2 होती हैं। ऊपरी बाहु यूमरस 2, अग्रबाहु रेडियोल्ना 2, कलाई कार्पल्स 16, हथेली मेटाकॉर्पल्स 10, अंगुलियां फेलेंजेस 28, जांग फीमर 2, पिंडली टिबियोफिबुला 4, घुटना पटेला 2, टखना टार्सल 14, तलवा मेटाटॉर्सल्स 10। कंकाल तंत्र के कार्य: शरीर को निश्चित आकार प्रदान करना, शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करना, पेशियों को जुड़ने का आधार प्रदान करना, श्वसन एवं पोषण में सहायता प्रदान करना, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करना। जांग की हड्डी फीमर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। कान की हड्डी स्टेप्स शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं और अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट्स कहते हैं। अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम: बहिस्रावी ग्रंथियां एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, यह नलिका युक्त डक्ट ग्लैंड्स होती हैं। इससे एंजाइम का स्राव होता है, जैसे दुग्ध ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि और लार ग्रंथि आदि। अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड, यह नलिका विहीन डक्टलेस ग्रंथि होती है। इससे हार्मोन का स्राव होता है। यह हार्मोन रक्त प्लाज्मा के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, जैसे पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि थायराइड ग्लैंड, पराअवटु ग्रंथि पैराथायरॉइड ग्लैंड आदि। मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि एवं उनसे उत्पन्न हार्मोन के कार्य एवं प्रभाव। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड, यह कपाल की स्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है। इसको सेल टर्सिका कहते हैं। इसका भार लगभग 0.6 ग्राम होता है। इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन एवं उनके कार्य। एसटीएच हार्मोन सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, यह शरीर की वृद्धि विशेषतः हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करती है। एसटीएच की अधिकता से भीमकायत्व, जिगांटिज्म अथवा एक्रोमेगली विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिसमें मनुष्य की लंबाई सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाती है। एसटीएच की कमी से मनुष्य में बौनापन, ड्वार्फिज्म हो जाता है। टीएसएच हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। एसीटीएच हार्मोन एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनल कॉर्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करता है। जीटीएच हार्मोन गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, यह जनन अंगों के कार्यों का नियंत्रण करता है। यह 2 प्रकार का है। एफएसएच हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणु जनन में सहायता करता है। अंडाशय में फॉलिकल की वृद्धि में मदद करता है। एलएच हार्मोन ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, अंतराल कोशिकाओं उत्तेजक हार्मोन,
नर में इसके अभाव से अंतराली कोशिकाओं में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एवं मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। LTH हार्मोन दुग्धजनक हार्मोन या लैक्टोजेनिक हार्मोन, इसका मुख्य कार्य है शिशु के लिए स्तनों में दुग्ध स्राव उत्पन्न करना। ADH हार्मोन एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इसके कारण छोटी छोटी रक्त धमनियों का संकीर्णन होता है एवं रक्तदाब बढ़ जाता है। यह शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में भी सहायक होता है। अवटु ग्रंथि थायराइड ग्लैंड, यह मनुष्य के गले में श्वास नलीय ट्रैकिया के दोनों ओर लैरिंक्स के नीचे स्थित रहती है। इससे निकलने वाला हार्मोन थायरोक्सिन एवं ट्रायोडोथायरोनिन है। इसमें आयोडीन अधिक मात्रा में रहता है। थायरोक्सिन के कार्य, यह कोशिकीय श्वसन की गति को तीव्र करता है। शरीर की सामान्य वृद्धि विशेषतः हड्डियों, बाल इत्यादि के विकास के लिए अनिवार्य है। जनन अंगों के सामान्य कार्य इन्हीं की सक्रियता पर आधारित रहते हैं। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर में जल संतुलन का नियंत्रण करते हैं। थायरोक्सिन की कमी से होने वाले रोग, जड़ मानवता, क्रेटिनिज्म, यह रोग बच्चों में होता है। इसमें बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। मिक्सिडमा, यौवनावस्था में होने वाले इस रोग में उपापचय भली भांति नहीं हो पाता, जिससे हृदय स्पंदन तथा रक्तचाप कम हो जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म, लंबे समय तक इस हार्मोन की कमी के कारण यह रोग होता है। इस रोग के कारण सामान्य जनन कार्य संभव नहीं हो पाता। कभी कभी इस रोग के कारण मनुष्य गूंगा एवं बहरा हो जाता है। घेंगा गोइटर, भोजन में आयोडीन की कमी से यह रोग उत्पन्न हो जाता है। इस रोग में थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि हो जाती है। थायरोक्सिन के आधिक्य से होने वाले रोग, टॉक्सिक ग्वाइटर, इसमें हृदय गति तीव्र हो जाते हैं, रक्तचाप बढ़ जाता है, श्वसन दर तीव्र हो जाती है। एक्सोप्थेल्मिया, इस रोग में आंख फूलकर नेत्र कोटर से बाहर निकल आती है। पर आवटु ग्रंथि पैराथायरॉयड ग्लैंड, यह गला में आवटु ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होती है। इससे दो हार्मोन स्रावित होते हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन, यह हार्मोन तब स्रावित होता है जब रुधिर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्सिटोनिन, जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है तब यह हार्मोन मुक्त होता है। अर्थात परावटु ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रण करता है। थाइमस ग्रंथि थाइमस ग्लैंड, यह अंतःस्रावी ग्रंथि वक्षीय गुहा थोरेसिक कैविटी में उरोस्थी स्टर्नम के पीछे श्वास प्रणाली ट्रैकिया के विभाजन के स्तर पर स्थित एक लिम्फॉइड अंग है। इसमें दो खंड यानी कि लोब्स होते हैं जो संयोजी ऊतक की एक परत से आपस में जुड़े होते हैं। इसमें बाहर की ओर कॉर्टेक्स होता है जिसमें अनगिनत संख्या में लिम्फोसाइट्स मौजूद होती हैं तथा अंदर मेड्यूला होता है। मेड्यूला में लिम्फोसाइट्स की संख्या कुछ कम रहती है एवं कोशिकाओं के गुच्छे, जिसे थाइमिक या हेसल्स कोशिकाएं कहते हैं, भी रहते हैं। यह ग्रंथि उम्र के अनुसार अलग अलग आकार की होती है। जब तक बच्चे की उम्र 2 वर्ष की नहीं हो जाती तब तक यह बढ़ती रहती है। इसके बाद यह सिकुड़ती जाती है, इसीलिए वयस्क होने पर यह सिर्फ तंतुमय अवशेष की अवस्था में पाई जाती है। थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव होता है जो मुख्य रूप से टी कोशिकाओं का निर्माण करती है। यह कोशिकाएं शरीर की रोग क्षमता बनाए रखने में खास भूमिका अदा करती हैं, यानी थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस ग्रंथि से स्रावित होने वाले स्राव का प्रभाव जनन इंद्रियों के विकास एवं यौवन के आरंभ पर पड़ता है। हड्डियों के विकास होने तक यह उनके विकास पर नियंत्रण रखती है। अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड, यह वृक्क के ऊपर स्थित होती है। इसका मुख्य कार्य तनाव की स्थिति में हार्मोन निकालना है। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लड़ो एवं उड़ो, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। इस ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, बाहरी भाग कॉर्टेक्स तथा अंदरूनी भाग मेडुला। कॉर्टेक्स से निकलने वाला हार्मोन एवं कार्य, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा उपापचय को नियंत्रित करता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, इसका मुख्य कार्य वृक्क नलिकाओं द्वारा लवण के पुनः अवशोषण एवं शरीर में अन्य लवणों की मात्राओं का नियंत्रण करना है। लिंग हार्मोन सेक्स हार्मोन, यह वाय लिंगों बालों के आने का प्रतिमान एवं यौन आचरण को नियंत्रित करते हैं। कॉर्टेक्स, जीवन में यह नितांत आवश्यक है। यदि यह शरीर से बिल्कुल निकाल दिया जाए तो मनुष्य केवल 1 या 2 सप्ताह ही जीवित रह सकेगा। इसमें विकृति हो जाने पर उपापचयी प्रक्रियाओं में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। इस रोग को एडिसन रोग कहते हैं। मेडुला, मेडुला द्वारा स्रावित हार्मोन एपिनेफ्रीन
या एड्रेनलिन और नॉर एपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनलिन दोनों एमिनो अम्ल हैं। इन्हें सम्मिलित रूप में कैटेकोलमीनस कहते हैं। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन किसी भी प्रकार के दबाव या आपातकालीन स्थिति में अधिकता में तेजी से स्रावित होते हैं। इसी कारण ये आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन कहलाते हैं। ये हार्मोन सक्रियता, आंखों की पुतलियों का फैलाव, रोंगटे खड़े होना, पसीना आदि को बढ़ाते हैं। दोनों हार्मोन हृदय की धड़कन, हृदय संकुचन की क्षमता और श्वसन दर को बढ़ाते हैं। इसके कारण रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। ये लिपिड एवं प्रोटीन के विखंडन को भी प्रेरित करते हैं। एपिनेफ्रिन हृदय स्पंदन एकाएक रुक जाने पर उसे पुनः चालू करने में सहायक होता है। उत्तेजना के समय एड्रेनलिन हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। क्रोध, भय एवं खतरे के समय सक्रिय होता है। जनन ग्रंथि गोनैड्स। अंडाशय ओवरी, इससे निम्न हार्मोन का स्राव होता है। एस्ट्रोजन, यह अंडवाहिनी ओविडक्ट के परिवर्धन को पूर्ण करता है। प्रोजेस्टेरॉन, यह एस्ट्रोजन से सहयोग कर स्तन वृद्धि में सहायक होता है। रिलैक्सिन, गर्भावस्था में यह अंडाशय, गर्भाशय व अपरा में उपस्थित रहता है। हार्मोन प्यूबिक सिम्फाइसिस को मुलायम करता है और यह गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है ताकि बच्चा आसानी से पैदा हो सके। वृषण, टेस्टिस, इससे निकलने वाले हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। यह पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन को एवं यौन आचरण को प्रेरित करता है। श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग फेफड़ा या फुफ्फुस लंग्स होता है, जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है, इसलिए इसे फुफ्फुसीय श्वसन भी कहते हैं। श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं जिनसे होकर वायु का आदान प्रदान होता है, जैसे नासा मार्ग, ग्रसनी लैरिंग्स या स्वरयंत्र कहते हैं जिसे, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और फेफड़े। नासा मार्ग, नेजल पैसेज, इसका मुख्य कार्य सूंघने से संबंधित है। यह श्वसन नाल के द्वार का भी कार्य करता है। इसके भीतर ही गुहा म्यूकस कला, म्यूकस मेम्ब्रेन में स्तरित होती है। यह स्तर लगभग आधा लीटर म्यूकस प्रतिदिन स्रावित करती है। यह स्तर धूल के कण, जीवाणु या अन्य सूक्ष्म जीव को शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकती है। यह शरीर में प्रवेश करने वाली वायु को नम एवं शरीर के ताप को बराबर बनाती है। ग्रसनी फेरिंग्स, यह नासा गुहा के ठीक पीछे स्थित होता है। लैरिंग्स या स्वर तंत्र, लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स, श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को ट्रैकिया से जोड़ता है, लैरिंग्स कहलाता है। इसका मुख्य कार्य ध्वनि उत्पादन करना है। लैरिंग्स प्रवेश द्वार पर एक पतला पत्ती समान कपाट होता है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। जब कुछ भी निगलना होता है तो यह ग्लोटिस द्वार बंद कर देता है, जिससे भोजन श्वास नली में प्रवेश नहीं कर पाता। ट्रैकिया, यह वक्ष गुहा थोरैसिक कैविटी में प्रवेश करती है। ट्रैकिया की दोनों प्रमुख शाखाओं को प्राथमिक ब्रोंकियोल कहते हैं। दायां ब्रोंकियोल 3 शाखाओं में बंटकर दाईं ओर के फेफड़े में प्रवेश करती है और बायां ब्रोंकियोल केवल 2 शाखाओं में बंटकर बाएं फेफड़े में प्रवेश करती है। फेफड़ा, लंग्स, वक्ष गुहा में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं। इनका रंग लाल होता है। इनकी रचना स्पंज के समान होती है। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की तुलना में बड़ा होता है। प्रत्येक फेफड़ा एक झिल्ली द्वारा घिरा रहता है जिसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। फेफड़े में रुधिर कोशिकाओं का जाल बिछा रहता है। यहाँ पर ऑक्सीजन रुधिर में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। श्वसन की प्रक्रिया को 4 भागों में बांटा जा सकता है। वायु श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, आंतरिक श्वसन, इंटरनल रेस्पिरेशन और कोशिकीय श्वसन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। वायु श्वसन, यह 2 पदों में विभक्त होता है, श्वासोच्छ्वास और गैसों का विनिमय। श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीदिंग। फेफड़ों में निश्चित दर से वायु भरी व निकाली जाती है जिसे सांस लेना या श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वासोच्छ्वास की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। निःश्वसन, इंस्पिरेशन, इस अवस्था में वायु वातावरण से वायु पथ द्वारा फेफड़े में प्रवेश करती है जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है एवं फेफड़ों में निम्न दाब का निर्माण हो जाता है जिससे वायु वातावरण से फेफड़ों में प्रवेश करती है। यह हवा तब तक प्रवेश करती रहती है जब तक कि वायु का दाब शरीर के भीतर एवं बाहर बराबर ना हो जाए। उच्च श्वसन, एक्सपिरेशन, इसमें श्वसन के पश्चात वायु उसी वायु पथ के द्वारा फेफड़े से बाहर निकलकर वातावरण में पुनः लौट जाती है जिस पथ से वह फेफड़े में प्रवेश करती है।
श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीदिंग में वायु का संगठन। अंदर ली गई वायु में नाइट्रोजन होती है 78.09%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। बाहर निकाली गई वायु में नाइट्रोजन सेम रहती है 78.09%, ऑक्सीजन 17% और कार्बन डाइऑक्साइड 4%। यानी अब ऑक्सीजन जो है वो रह गई और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बाहर निकल गई बाहर छोड़ते टाइम। सांस द्वारा लगभग 400 ml पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है। गैसों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसों का विनिमय फेफड़े के अंदर होता है। यह गैसीय विनिमय खुली अवस्था में या विसरण प्रवणता डिफ्यूजन ग्रेडियंट के आधार पर साधारण विसरण के द्वारा होता है। फेफड़े में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमय उनके दाबों के अंतर के कारण होता है। इन दोनों गैसों की विसरण की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। गैसों का परिवहन। गैसों का ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना तथा पुनः फेफड़े तक वापस आने की क्रिया को गैसों का परिवहन कहते हैं। ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर में पाए जाने वाले लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कोशिकाओं से फेफड़े तक हीमोग्लोबिन के द्वारा केवल 10 से 20% तक ही हो पाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त परिसंचरण के द्वारा अन्य प्रकार से भी होता है, जैसे प्लाज्मा में घुलकर। कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है। इस रूप में 7% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। बाइकार्बोनेट्स के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 70% भाग परिवहन होता है। वह रुधिर के पोटेशियम एवं सोडियम के साथ मिलकर पोटेशियम बाइकार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है। आंतरिक श्वसन। शरीर के अंदर रुधिर एवं ऊतक द्रव्य के बीच गैसीय विनिमय होता है, उसे आंतरिक श्वसन कहते हैं। फेफड़ों में होने वाले गैसीय विनिमय को बाह्य श्वसन कहते हैं। इसमें जब रुधिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पहुंचता है तो ऑक्सीजन विमुक्त होता है एवं खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा विमुक्त होती है। कोशिकीय श्वसन। खाद्य पदार्थों के पाचन के फलस्वरूप प्राप्त ग्लूकोज का कोशिका में ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है। इस क्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। अनॉक्सी श्वसन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। इसमें ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल और बैक्टीरिया एवं यीस्ट की कोशिकाओं में इथाइल अल्कोहल में विघटित हो जाता है। इसे शर्करा किण्वन या सुगर फर्मेंटेशन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत होने वाले संपूर्ण प्रक्रम को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। अनॉक्सी श्वसन के अंत में पाइरूविक अम्ल बनता है। अनॉक्सी श्वसन प्रायः जीवों में गहराई पर स्थित ऊतकों में अंकुरित होते बीजों में एवं फलों में थोड़े समय के लिए होता है, परंतु यीस्ट एवं जीवाणु में यह प्रायः पाया जाता है। ऑक्सी श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें श्वसनीय पदार्थ का पूरा ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड एवं H2O यानी कि जल बनते हैं तथा काफ़ी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है। C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O + 2830 किलो जूल ऊर्जा। कोशिकीय श्वसन में होने वाली जटिल प्रक्रिया को 2 भागों में बांटा गया है। ग्लाइकोलिसिस। इसका अध्ययन सर्वप्रथम एम्बडेन मेयरहॉफ पार्सन ने किया, इसलिए इसे EMP पथ भी कहते हैं। इसको अनॉक्सी श्वसन या शर्करा किण्वन भी कहा जाता है। इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा मुक्त होती है। यह अवस्था ऑक्सी एवं अनॉक्सी दोनों प्रकार के श्वसन में उपस्थित रहती है। एक ग्लूकोज अणु का ग्लाइकोलिसिस में विघटन के फलस्वरूप पाइरूविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। इस प्रक्रिया को आरंभ करने में 2 अणु ATP यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट व्यय होते हैं, किंतु प्रक्रिया के अंत में 4 अणु ATP प्राप्त होते हैं। अतः ग्लाइकोलिसिस के फलस्वरूप 2 अणु ATP प्राप्त होते हैं, अर्थात 16,000 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, अतः ये प्रक्रिया अनॉक्सी श्वसन एवं ऑक्सी श्वसन में एक समान होती है। इसमें हाइड्रोजन के 4 परमाणु बनते हैं, जो NAD को 2NADH2 में बदलने में काम आता है। क्रेब्स चक्र। इसका वर्णन हेंस क्रेब ने सन 1937 में किया। इसको साइट्रिक अम्ल चक्र या ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र भी कहा जाता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर विशेष एंजाइम की उपस्थिति में ही संपन्न होता है। ADP के 2 अणु ATP के 2 अणु बनाते हैं। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट
2 अणु बनाते हैं 18 एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के। इस चक्र में हाइड्रोजन के 2 परमाणु 5 बार मुक्त होते हैं। पूरे चक्र 2 अणु पाइरुविक अम्ल के होते हैं अतः कुल 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं का निर्माण क्रेब्स चक्र के दौरान ही होता है। ऊर्जा का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। पाइरुविक अम्ल के अणु के ऑक्सीकरण से एटीपी का एक अणु 5 अणु NADH के व एक अणु FADH2 का बनता है। NADH के एक अणु से 3 अणु एटीपी के व FADH2 के एक अणु से एटीपी के 2 अणु प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पाइरुविक अम्ल के एक अणु से 1 + 3 × 5 + 2 × 1 यानी कि टोटल 18 अणु एटीपी के बनते हैं। ग्लूकोज के एक अणु से 2 पाइरुविक अम्ल के अणु बनते हैं जिससे 36 अणु एटीपी के प्राप्त होते हैं। ग्लाइकोलिसिस के दौरान भी 2 एटीपी अणुओं का लाभ होता है अतः ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन से कुल 2 + 36 यानी कि 38 एटीपी अणु प्राप्त होते हैं। ठीक है। NADH क्या होता है? निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। FADH2 यानी फ्लेविन, फिर आगे वही एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। श्वसनीय पदार्थ। कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन प्रमुख श्वसनीय पदार्थ हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का श्वसन होता है, इसके बाद वसा का। कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का भंडार समाप्त होने के बाद ही प्रोटीन का श्वसन होता है। श्वसन एक अपचयी क्रिया कैटाबॉलिक प्रोसेस है। इससे शरीर के भार में भी कमी होती है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा भाग से किया जाता है। चलिए अब चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग 300। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 8। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर। निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो ह्यूमरस। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ऊपरी भुजा में। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी संरंध्री होती है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टांग में। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं कैल्शियम और फॉस्फेरस। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती हैं? कैल्शियम की कमी से। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है टेंडन। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है? मुख में। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? 32। मुख में मंड या स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है कॉर्निया। किस चीज़ का हिस्सा है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की। लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च। मानव के अमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पचाने में सहायता करता है। तो एक्स क्या है इसमें? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? छोटी आंत। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? उदर से। अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं लेकिन अमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है क्योंकि अमाशय की दीवार श्लेष्मा यानी कि म्यूकस के द्वारा सुरक्षित रहती है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत यानी कि लिवर। पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल।
निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यकृत। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के। पित्त यानी कि बाइल जमा होता है पित्ताशय में। ध्यान रखिएगा, पैदा किया जाता है यकृत के द्वारा और जमा होता है पित्ताशय में। पित्त का प्रमुख कार्य वसा का पायसीकरण, इमल्सीकरण। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? हार्वे ने। पेस मेकर का संबंध किससे है? हृदय से। पेस मेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय। निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब, ब्लड प्रेशर कहते हैं? धमनी। सोते समय रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर में क्या परिवर्तन होता है? वो घटता है। रुधिर दबाव यानी कि ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। जार्विक 7 है कृत्रिम हृदय। लव डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? हृदय। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है 72 बार। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? धमनी से। एक किशोर वय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mmHg। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? 2 अरब। मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह। शरीर की विशालतम धमनी एओर्टा। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? शरीर के वजन का 7%। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? 5 से 6 लीटर। मानव रुधिर का pH होता है 7.4। मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी कि ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? प्लीहा, स्प्लीन, तिल्ली, कुछ भी कह लीजिए। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है? 91 से 92%। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा, आयरन। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में होता है लोहा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? फुफ्फुस शिरा। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? लोहित कोशिकाएं। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? हेपेरिन। मानव शरीर का रक्त बैंक है प्लीहा या स्प्लीन। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? एरिथ्रोसाइट्स। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। सफेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन जरूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, स्टे विद मी।